मैं सभी का मीडिया प्रभारी के नाते आपका राष्ट्रपति कार्यालय का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ज़्यादा समय न लेते हुए आदर मैं छात्र कहूँगा हम सबको मार्गदर्शन कदम सभी मित्रों, आप सबको यहाँ पहुँचने पर मेरी ओर से भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। ये चुनावी और उनको पूरा करने के लिए जिस प्रकार के साधन और मानसिकता और समय चाहिए वो ऐसा हो नहीं पाएगा। इसलिए इस प्रकार के वो बयान देकर इस विषय को बेवजह और बिना समय इसको सामाजिक भी है, वो अपनी मातृभूमि के प्रति लगाव न रखने वाले और केवल सत्ता से तोलने वाले समय के आधार पर चलने वाले राजनेता हैं। लेकिन ये राजनीति भारत में विशेष रूप से चलती नहीं है, क्योंकि आज से पूर्ववर्ती सरकारों ने भी पंजाब में जिस प्रकार के प्रस्ताव पास करके SYL नहर को उन्होंने ध्वस्त किया, जमीनें वापस लौटा दी, तो इतना होने के बाद भी पंजाब की जनता ने उनको अपने सराखों पर नहीं बैठाया। इसलिए आज जो गैर जरूरी प्रस्ताव उन्होंने पास किया उसकी हम निंदा करते हैं। और मैं इस बात को लेकर आगे बढ़ रहा हूं कि इस प्रकार का वातावरण व्यक्ति जब करता है जब उसको अपने पैर के नीचे जमीन दिखाई नहीं देती या पब्लिकली उसको कोई आइडेंटिटी नहीं कर रहा, पब्लिक उससे एफिलिएशन नहीं कर रही, तब इस प्रकार की हरकत होती है। जैसे मानो हम सब जब गांव देहात में रहते हैं तो एक व्यक्ति और दो व्यक्ति आपस में झगड़ते हैं तो सामान्यतया सामान्य बात होती है, लेकिन एक पक्ष जैसे दमने लगता है तो गाली गलौज पर आता है। वो गाली गलौज पर कब आता है? जब दूसरा व्यक्ति उसको महत्व नहीं दे रहा या देखने सुनने वाले उसको महत्व नहीं देते, तो वो फिर वहां से फ्रस्ट्रेशन होकर गाली गलौज पर आता है। यही भाषा आपके लोगों की है। दुर्भाग्य से हरियाणा के प्रभारी और हरियाणा में पिछले दिनों प्रवास करके गए जगदीश जी और सुशील गुप्ता जी, ये दो मजबूत और प्रभावी और जिम्मेवार व्यक्ति हरियाणा के प्रवास पर आए। अनेक लोगों को उन्होंने उस आपके पास जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन मुझे लगा कि वो जो आशातीत सफलता वो चाहते थे वो नहीं मिली, और उस कारण से वो फ्रस्ट्रेशन में आकर इस प्रकार के गलत बयानबाजी की, जिससे कि हरियाणा और पंजाब की जनता के बीच बढ़ रहा सौहार्द वो वैमनस्य के अंदर बढ़ गया। जिस प्रकार से जगदीश यादव जी ने और सुशील गुप्ता जी ने अनेक लोगों पर अपने डोरे डाले, अब वो सब लोग हास्यास्पद स्थिति में हैं। जो लोग उनके साथ जुड़कर आपको स्वीकार कर चुके, अब उनकी स्थिति है हमने किस पार्टी को ज्वाइन कर लिया, अभी न तो कुछ समय आया है न कुछ अपने हाथ आया है, और उससे पहले ही हरियाणा पंजाब कर दिया इन्होंने। तो जब हरियाणा के हितों की आज रक्षा नहीं कर पा रहे, तो जब हरियाणा का इनके हाथ में आएगा तो हरियाणा का व्यक्ति इनके ऊपर विश्वास कैसे करेगा। और मुझे लगता है कि जो रिस्पॉन्स उनको चाहा था वो नहीं मिला, इसलिए चाहा कि पंजाब तो है, हरियाणा तो आने वाला है नहीं, और हरियाणा में भाजपा जैसा मजबूत संगठन बाकी किसी के पास है भी नहीं, तो उससे वो फ्रस्ट्रेशन में आकर पंजाब की जनता उनके खिलाफ न उठे, इस प्रकार के लोक लुभावने उनने ये प्रस्ताव पास किया। हम इसकी पुनर्निंदा करते हैं। आप सबने कल एक बयान भी सुना होगा, सुशील गुप्ता जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी पर एक असंवैधानिक असंसदीय भाषा का प्रयोग किया, और जब वो प्रयोग किया तो क्योंकि मेरे पास मीडिया की जिम्मेदारी रहती है, आप सब बंधु संपर्क में रहते हैं, तो बहुत से लोगों ने मुझे फोन किया कि भाई साहब आपको भी बोलना चाहिए, आपको भी कहना चाहिए। मैंने कहा क्या कहना चाहिए हमें? बोले आपको भी कहना चाहिए कि केजरी की बहू या मान की सौतन या मान का भाषा। मैंने कहा यार ये भाषा जो है हमारे सिस्टम में ढलती नहीं, हमारे मुंह से ये चीजें अच्छे नहीं लगती। हम यदि कहेंगे भी तो लोग हमें ही कहेंगे कि आपके लिए अच्छा नहीं। उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया हम चाहकर भी नहीं करना चाहते कि वो केजरी की बहू है या मान की वो सौतन है या वो सुशील गुप्ता उसका सौतन है, क्या है ये हम कहना नहीं चाहते। लेकिन इतने नीचे स्तर पर आने का मतलब, जैसे मैंने पहले कहा कि जब पब्लिक रिस्पॉन्स नहीं देती, उनसे एफिलिएशन नहीं करती, उनको कोई आइडेंटिटी नहीं करती, तब वो इस प्रकार की हरकत करते हैं जिससे लोग उनकी तरफ देखें। असंसदीय शब्दों का प्रयोग सुशील गुप्ता जी आज कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि गुड़गांव में आज तो हरियाणा भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन मैं क्योंकि गुड़गांव का प्रभारी भी रहा हूं और यहाँ के जो नेता आपके अंदर सम्मिलित हुए हैं उनके साथ मैंने काम भी किया है, ऐसे लोगों के ऊपर आप कैसे विश्वास करके उस पार्टी का दामन ठहराया, तो निश्चित रूप से वो झेप में होंगे।
लेकिन मुझे लगता है कि समय के साथ और आप लोगों के प्रश्नों के साथ जब वो आमने सामने होंगे तो निश्चित रूप से ये महसूस करेंगे कि हमारा निर्णय कहीं गलत था। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा उद्देश्य केवल ये था कि कल हरियाणा सरकार भी एक दिन का विशेष सत्र आमंत्रित किया है और उसके अंदर इस विषय को लेकर प्रस्ताव पास होंगे। लेकिन जन सामान्य को यह पता चलना चाहिए कि आप जिसका शोर शराबा सब लोग चाहते हैं कि आप क्या है, आप क्या है, उस आपका प्रारंभिक चेहरा क्या है वो हरियाणा की जनता के सामने आ गया। और आज मैं ये मान के चलता हूं कि 2, 4, 5 व्यक्ति कुछ सोच भी रहे थे तो आज के बाद वो उधर मुंह करके भी नहीं सोएंगे, क्योंकि ये लोग केवल और केवल सत्ता के कारण से कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सभी मित्रों के माध्यम से हमें ये हरियाणा की जनता तक संदेश देना था कि हम हरियाणा के हितों के लिए न केवल प्रतिबद्ध हैं बल्कि आगे चलकर उसकी रक्षा सुरक्षा करने के लिए तैयार हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको मिलेगा कि पंजाब में जब ये विधानसभा में ये प्रस्ताव पास हो रहा था तो एकमात्र भारतीय जनता पार्टी और उसके सदस्य थे जो इस प्रस्ताव का विरोध किया, क्योंकि इस प्रकार से छोटी छोटी हरकतें तो समाज के अंदर वैमनस्य पैदा करती हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी राज्य आधारित, इलाके आधारित राजनीति नहीं करती, वो राष्ट्रवाद को और सारे देश को एक सूत्र में बांधने की राजनीति करती है। इसलिए इन सब विषयों पर आप सब लोगों के माध्यम से ठीक जानकारी लोगों तक जाए, इसके लिए आप सबको आज आमंत्रित किया। वैसे कल विशेष सत्र बुलाया गया है 5 तारीख को, उसमें क्या लगता है कि विपक्ष पूरी तरह से बीजेपी के साथ है? बिल्कुल, ये पार्टी को आधार मानकर हमारा नहीं है, सभी पार्टी के और सभी नेताओं का सबका आग्रह था माननीय मुख्यमंत्री जी का। और कल सुबह ही विशेष मंत्रिमंडल की बैठक बुलाकर और सब नेताओं का, किसी भी पार्टी का और कैसा भी हो, उन सब के सुझावों का सम्मान करते हुए कल फैसला किया कि बहुत देर नहीं, हम 5 तारीख को ही इस विधानसभा सत्र के विशेष रूप से जो बुलाएंगे। तो सब लोगों का आग्रह भी था, सब लोग सहमत भी हैं और जो भी निर्णय होंगे वो सर्वसम्मति से होंगे, ये हम मान के चल रहे हैं। एफआईआर को लेकर क्या कुछ करने जा रही है भाजपा सरकार, क्योंकि जब चंडीगढ़ पर हक पंजाब अपना रहा है, कह रहा है कि चंडीगढ़ हमारा होना चाहिए, तब एफआईआर की याद भाजपा को आ रही है। इससे पहले क्यों नहीं गंभीर हुए एफआईआर के मुद्दे को लेकर, जबकि सुप्रीम कोर्ट भी आदेश दे चुका है? देखिए, मुझे लगता है कि यदि हम अपनी जानकारी को अपडेट करेंगे तो एसवाईएल के मुद्दे को जहां से हमारी सरकार उठाकर वहां तक ले गई, वो सारा सफर हमारे समय में तय हुआ। उससे पहले उसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा वर्क हुआ नहीं था। हमने उसको आगे करके जहां आज जिस लेवल पर है और हमारी सरकार आने से पर जिस लेवल पर था, वो सारा सफर हमने तय किया है। इसलिए हमारे बारे में ये नहीं कह सकते कि आप एसवाईएल के लिए गंभीर नहीं है, लेकिन क्योंकि ये एक पॉलिटिकल इशू हो गया और हम अपनी निर्भरता उसके ऊपर रख भी नहीं सकते कि वो, क्योंकि पिछली सरकारों ने तो केवल यह कि एसवाईएल का पानी आएगा तो हम आपको दे देंगे। हम और आप जिस भूमि पर बैठे हैं या मैं जिस अहिवाल की भूमि से आया हूं, उनको बेहतर जरूरत है बाकी पानी की। तो ये पहली सरकार है जिसने समान पानी का बंटवारा करके कि जब तक वो आए तब तक तो हम जो है वो तो ठीक करें और उस पर हमारा दावा और वादा चलता रहेगा। लेकिन क्योंकि 2 राज्यों का विषय है और वो संवैधानिक विषय है, उस पर निर्णय जिस प्रकार से हल्की हरकत पंजाब के लोगों ने की और कर रहे हैं, ऐसा मान के मैं चलता हूं कि हरियाणा इस स्वभाव का नहीं है। और उस स्वभाव के कारण से हम और आप लोग जो हैं, जिस समय हरियाणा बना उस समय के यदि पॉलिटिकल लोगों के बयान आप पढ़ेंगे देखेंगे तो उस समय कहते थे हरियाणा की मांग तो कर रहे हैं, ये नौकरी वालों को पैसा कहां से देंगे, तनख्वाह कहां से देंगे, इनके पास कुछ है ही नहीं। और आज देखिए हरियाणा की जनता ने और हरियाणा की तमाम सरकारों ने, मैं किसी एक का नहीं, सब लोगों ने योगदान करके आज हरियाणा को देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित किया है। वो सारे हरियाणा के अनेक, चाहे राजनेता हो, चाहे हमारे उद्योगपति हो, चाहे सामाजिक लोग हो, सबके प्रयास से आज हरियाणा पंजाब से कहीं आगे है। हमने आगे बढ़ने का वादा किया तो आगे बढ़ रहे हैं, वो लोग वहीं फ्रस्ट्रेशन में आकर जो कुछ था उसको भी खो रहे हैं। आप सबको भी ध्यान होगा कि पंजाब जो है वो गुरुओं की धरती रही है, वहां मांगने के लिए कोई नहीं आया, वहां से देने वाले आए। देश दुनिया को जो कुछ गुरुओं ने दिया उसका ऋणी दुनिया आज भी है और मानती भी है। ऐसे गुरुओं के राज्य में इस प्रकार की सोच रखना कि किसी का हक मार लेना,
मैं हक मारने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि जब हरियाणा पंजाब बना तो 60-40 का रेशो सब साधनों पर था, और उसमें से भी 60-40 में से भी आपको ध्यान में आया होगा, पीछे विधानसभा अध्यक्ष हमारे माननीय ज्ञानचंद गुप्ता जी ने कई इश्यू उठाए जो अभी तक फाइलों में थे और धरातल पर नहीं मिले थे, उन पर आगे प्रश्यू करके चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम सभी मुद्दों पर आगे हैं, लेकिन हम समाज में वैमनस्य पैदा करके और केवल पॉलिटिकल इशू बनाकर लोगों को भ्रमित करके उन इशू को नहीं ले जाना चाहते जहां शांति और असंवैधानिक काम हो। संसद में जो 40 गांव हिंदी भाषी पंजाब में उनका वो लेकर देखिए, मैं ये मान कर चलता हूं कि ये मांग उस समय से थी जब ये प्रारंभिक मुद्दे हुए कि हिंदी भाषी लाके तुम दे दो, चंडीगढ़ को तुम दे देंगे, ऐसा ये विषय उस समय के राजनीतिक परिदृश्य के अंदर ये चीज थी और सब लोग इस पर सहमत भी थे। हरियाणा के तो कम से कम कि हिंदी भाषी लोग ये आ जाएं, वो काफी उपजाऊ इलाका भी है, वहाँ के लोग भी चाहते हैं। लेकिन अब वर्तमान में जो पॉलिटिक्स है, जिन लोगों के हाथ में राजनीतिक निर्णय लेना है, ये तो समय के साथ चलेंगे। किस किस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट किया है कि चंडीगढ़ पर भी उतना ही हक है, और यदि बात होगी तो पहले जो पुराने मुद्दे हैं उन सब मुद्दों के ऊपर बात होगी, और जो बैठ कर तय होगा उसमें कोई उलझने की बात नहीं है। हम चाहते हैं कि उधर रहेगा तो भी भारत का हिस्सा है, उधर रहेगा तो भी भारत का हिस्सा है। हरियाणा से भारत के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता, लेकिन पंजाब की धरती से भारत के खिलाफ कुछ न कुछ हो सकता है, ज्यादा नहीं तो कम से कम पानी तो वहां जा ही सकता है, उसको तो वो लोग चाहें। इसलिए हमें अपनी चिंता नहीं, हमें तो अपने हकों की चिंता है, और टेबल पर बैठेंगे तो मजबूती से बैठेंगे और कुछ लेने के लिए बैठेंगे, ये मैं कहता हूँ। ये भी कहा है सुशील गुप्ता ने कि 2 राज्यों की सरकारें जो है, जो भाग्य है देश का कि 2 राज्यों की सरकारें अपने ही इस चंडीगढ़ पर लड़ रही है, और इसको राजधानी जो चंडीगढ़ की राजधानी है तो राज्य से बाहर है, लेकिन ये कह रहे हैं कि 20-20 हजार करोड़ रुपए यदि केंद्र सरकार दे दे तो दोनों राज्य अलग अलग हो जाएंगे। केंद्र सरकार से मांग कर रहा है सुशील गुप्ता की किन देखो सुशील गुप्ता जी की बातों को कितनी गंभीरता से ले हम, जब उनका बयान को देखकर हमें शर्मिंदगी महसूस होती है कि किस प्रकार का व्यक्ति, किस स्तर का व्यक्ति और किस स्तर की बातें कर रहा है, तो मैं उनकी बातों का कोई बहुत ज्यादा महत्व देता नहीं, और मैं जवाब देना भी उचित नहीं समझता ऐसे व्यक्तियों की, जिसका कल ही बयान आया, उस बयान के लिए मैं बैठा हूं, और वो आज ऐसी बातें कर रहे, वो झेप कर रहे हैं। तो इसलिए अलग राजधानी बने या उसी के अंदर रहे, वो केंद्र शासित प्रदेश तो पहले से घोषित है ही, और केंद्र सरकार का उसके ऊपर नियंत्रण है, वो विशेष नहीं है, लेकिन उसके अंदर भी 60-40 का रेशो जो है, क्योंकि इसको उठाना एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होगा, समय के साथ ये चीजें हो सकती हैं। जैसे जैसे सरकार की बहू वाले मामले में क्या बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करेगी या कुछ अन्य प्रोटेस्ट भी करेगी सड़कों पर? देखिए ये कल का विषय है, आज का विषय आपके सामने है, और ये विषय ऐसा नहीं है कि केवल प्रेस तक रुक जाएगा, क्योंकि हरियाणा की अस्मिता का सवाल है। हरियाणा की जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के प्रति इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी वो रुक कैसे सकती है? वो केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बंद कमरों में कैसे रह सकती है? वो तो मैदान के जीते घोड़ों के ऊपर टिप्पणी की है, तो ये लड़ाई तो मैदान में होगी कि आप जो भाषा बोल रहे हो और जहां बोल रहे हो, मुझे लगता है कि आपके लोग कल से टोपी सर पर रख नहीं रहे, क्योंकि टोपी से पहचान हो जाएगी आप लोगों की है, तो वो उसको जेब में डाले हैं, और आने वाले समय में सुशील गुप्ता और बाकी लोग कोई भी और प्रभारी बनाकर भेजेंगे, तो हरियाणा में कई बार आकर सोचेंगे कि हरियाणा के लोगों के बुद्धि के ऊपर प्रश्न चिन्ह डाल दिया आपने। और अशोक तंवर भी ज्वाइन कर रहे हैं ऐसा मुझे लगता है कि सद्बुद्धि आ गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना आ गई, तो शायद हो सकता है वो इस विषय को मन टाल कर दे किसी कारण से, और मुझे तो लगता है कि सद्बुद्धि उसको मिलनी चाहिए ऐसे समय में जब वो ऐसी हरकत हो रही है। और फिर भी तो एक तो कहते हैं कि भाई पैर में कुल्हाड़ी मार ली, और एक होता है कि पैर को ही कुल्हाड़ी पर मार दिया, तो ये अशोक तंवर का वो होगा जो पैर कुल्हाड़ी रखी थी उसके ऊपर पैर मार दिया। तो भाजपा को ज्वाइन करना चाहिए अशोक तंवर को? ये तो उनका विषय है, देखा उसका मैं तो उस पर टिप्पणी कर रहा हूँ कि ये स्थिति ऐसी है जैसे कुल्हाड़ा रखा है और उसके ऊपर जानबूझ के पैर मार दिया। एक भाई साहब ने 2-3 बार पूछी। चंडीगढ़ पे केंद्र के नियंत्रण की बात होने के बाद क्या इसको आम आदमी पार्टी का पलटवार मानते हैं? नहीं, पलटवार नहीं है। पलटवार तो देखिए केंद्र शासित प्रदेश पहले था, आज भी है,
उन कर्मचारियों की तनख्वाह का हिसाब किताब उन्होंने रखा है जो पहले से था उनके पास। ये तो केवल इनकी अपनी जो मनस्थिति है वो निकल कर आ रही है कि आप कैसे होंगे, जो क्या क्या करेंगे वो आपको दिखेगा। क्योंकि इनका जो अभी काम करने का तरीका जिस प्रकार का है, हमने ये तो भारत है जिसने उसको उठ लिया। ये आप हमारे पड़ोस में श्रीलंका है, उसकी क्या हालत है, मुफ्तखोरी के कारण से उसका परिणाम। आप जहां जाएंगे इस प्रकार की बात करेंगे तो वातावरण क्या होगा। इसलिए मैं इसको नहीं मानता कि हमारी ओर से कोई बात है। केंद्र के अपने अधिकार क्षेत्र की जो बात है उसके लिए काम किया, उसको पलटवार मानकर चलेंगे तो इसका मतलब तो फिर वो और बहुत ज्यादा गलत काम करेंगे, और ऐसी देश की परिस्थिति और राजनीतिक व्यवस्था इजाजत नहीं देती। जी भाई साहब, जिस तरह से आम आदमी पार्टी का दायरा हरियाणा में बढ़ रहा है, भाजपा के कई नेता भी आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं, क्या भाजपा को उससे नुकसान है? देखिए, भाजपा का नुकसान भाजपा के किसी भी नेता के जाने से नहीं होता। कारण भाजपा एक वैचारिक पार्टी है और इसका अंदर वन वे सिस्टम है। कोई आ तो सकता है, जाता नहीं है, और जाता है तो अकेला जाता है। हमारे पास बहुत उदाहरण है। भाजपा में रहने वाला व्यक्ति भाजपा में ही संतुष्ट रह सकता है, उसकी संस्कार से, उसकी वर्किंग शैली से, उसको जो यहाँ मिल जाता है बाकी जगह उसको मिल नहीं पाता। इसलिए देर सवेर यदि कोई जाए भीगा तो वो वहाँ संतुष्ट नहीं हो सकता और उसको वहाँ कुछ मिल नहीं सकता भाजपा से बेहतर। इसलिए यदि कोई गए भी हैं तो आज के बाद जब चर्चा होंगी तो वो अपने आप को समझेंगे कि हमारे साथ गलत हो गया। ठीक है।